हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में जीआईसी प्रश्न पत्र 2015 को सॉल्व करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको नेट का प्रैक्टिस सेट, जीआईसी एग्जाम के लिए फर्स्ट पेपर जो कि कॉमन होता है जीएस का, उसका भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिल जाएगा, समाजशास्त्र का भी मिल जाएगा। और इन दोनों के ही अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो उसके लिए कॉम्बो ऑफर चल रहा है जिसमें कुछ छूट दी जा रही है। एंड यहाँ पर यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जीडीसी एग्जाम के लिए भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आ चुका है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस जीके का प्रैक्टिस सेट, इसके अलावा राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस जीके का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और बात की जाए यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ले सकते हैं। थिंकर्स से रिलेटेड ये यहाँ पर नोट्स जल्दी तैयार किए गए हैं, इसमें इंडियन थिंकर्स भी शामिल हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और ध्यान रखिए अभी इस टाइम में 26 दिसंबर से 4 जनवरी तक, ठीक है, 26 दिसंबर से 4 जनवरी तक यहाँ पर अभी सेल चल रही है जिसमें कुछ छूट दी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी सेल चल रही है, 4 जनवरी तक चल रही है ये सेल, जिसमें आपको कुछ छूट दी जाएगी। ये नोट्स है, प्रैक्टिस सेट, इन सभी पर कोई भी इससे जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है, आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दी। दो 2015 वाला पेपर हम लोग देख रहे थे। ओके, यहाँ तक हो गया था, यहाँ से देखना है। चलिए देखिए, प्रश्न है, परिस्थितियों से स्पष्ट अभिप्राय है सामाजिक पद, कार्य, अधिकार एवं कर्तव्य या फिर उपयुक्त सभी। परिस्थिति से क्या तात्पर्य है? परिस्थिति क्या है? परिस्थिति से तात्पर्य क्या है? सामाजिक पद से है, ठीक है, सामाजिक पद से है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप, परिस्थिति एवं भूमिका, स्टेटस एंड रोल, ठीक है, परिस्थिति व भूमिका, स्टेटस एंड रोल की बात सबसे पहले किसने की थी? सबसे पहले अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपको रॉल्फ लिंटन बताना होगा, ठीक है। रॉल्फ लिंटन द्वारा सबसे पहले परिस्थिति एवं भूमिका की बात की गई थी। और अगर पूछा जाए परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा तो भी यहाँ पर रॉल्फ लिंटन होंगे। अच्छा, किस पुस्तक में रॉल्फ लिंटन ने परिस्थिति एवं भूमिका का वर्णन किया है? तो पुस्तक का नाम है द स्टडी ऑफ मैन। द स्टडी ऑफ मैन है इनकी पुस्तक, जिसमें इन्होंने स्टेटस एंड रोल की बात की थी। ये पुस्तक आती है 1936 में, ठीक है, 1936 में ये पुस्तक आती है। और ध्यान रखेंगे, परिस्थिति के दो प्रकार इन्होंने बताए थे। एक तो इन्होंने प्रदत्त परिस्थिति बताया है, ठीक है, प्रदत्त परिस्थिति बताया है, और दूसरा इन्होंने अर्जित परिस्थिति बताया है। प्रदत्त परिस्थिति और दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? अर्जित परिस्थिति हो जाएगा। प्रदत्त परिस्थिति की अगर हम बात करते हैं तो प्रदत्त परिस्थिति जो कि व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है, जैसे कि लिंग है, जाति है। और दूसरी तरफ अगर हम अर्जित परिस्थिति से तात्पर्य की बात करें कि अर्जित परिस्थिति हम किसे कहेंगे, तो ये व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है, जैसे कि डॉक्टर बन जा रहा है, ठीक है, शिक्षक हो रहा है वो, ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, आईएएस ऑफिसर हो रहा है, तो ये सभी व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति जो व्यक्ति अपनी योग्यता से हासिल करता है, प्राप्त करता है, तो उसको हम अर्जित परिस्थिति कहते हैं। और जो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होती है, लिंग, जाति वगैरह, तो ये सभी प्रदत्त परिस्थिति। और ध्यान रखेंगे, परिस्थिति के दो प्रकार, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति, तो इसमें भी लिंटन का नाम आएगा। और अगर पूछा जाए कि प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में अंतर किसने किया है, ठीक है, अंतर पूछा जाएगा तो भी यहाँ पर लिंटन ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सामाजिक पद हो जाएगा। और उस पद से संबंधित जो कर्तव्यों का वह निर्वहन करता है उसको हम क्या कहेंगे? रोल कहेंगे, भूमिका कहेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से उस समाजशास्त्री को चिन्हित करना है जो प्रकारवाद सिद्धांत के समर्थक है। ऑप्शन देखिए, राधा कमल मुखर्जी, जीएस घुरिये, एमएन श्रीनिवास और एआर देसाई यहाँ पर दिया गया है। प्रकारवाद सिद्धांत के समर्थक है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर एम.एन. श्रीनिवास हो जाएगा। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी अवधारणाओं के बारे में बात करें तो इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है। ठीक है, संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है। इसके अलावा पश्चिमीकरण की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है। संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण। ठीक है, आधुनिकीकरण की अवधारणा भी इन्होंने दी है। इसके अलावा धन निरपेक्षीकरण, ठीक है, धर्म निरपेक्षीकरण की अवधारणा इन्होंने दी है। इसके अलावा प्रभुत्व जाति या डोमिनेंट कास्ट की अगर हम बात करें तो ये कॉन्सेप्ट भी किसका है, एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दिया गया है। और फैलाव की अवधारणा, ठीक है, फैलाव की अवधारणा है, वोट बैंक की अवधारणा है। तो ये सारी जो अवधारणाएं हैं ये किसके द्वारा दी गई है, एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। संस्कृतिकरण हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पश्चिमीकरण है, आधुनिकीकरण है, धन निरपेक्षीकरण है, प्रभुत्व जाति है, फैलाव है, वोट बैंक है। ये सारी अवधारणाएं एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दी गई हैं जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है। इन्हें आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, प्रश्न है निम्न सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत स्थिरता की स्थिति पर विचार का पक्षकार है। मार्क्सवाद, प्रकार्यवाद, प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद, लोक विधि विज्ञान यहाँ पर दिया गया है। बताएं इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो स्थिरता की स्थिति पर विचार का पक्षकार है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद की तो इसके जनक कौन है, ब्लूमर है। लोक विधि विज्ञान में गारफिंकल का नाम आ जाएगा। ठीक है, गारफिंकल इससे जुड़ जाएंगे। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। प्रकार्यवाद की अगर हम बात करें तो जैसे कि हम पार्सन्स की बात करते हैं। ठीक है, पार्सन्स की बात करते हैं तो इनका जब योगदान की आती है बात कि इनका समाजशास्त्र में योगदान सर्वप्रमुख क्या रहा है, तो एक सोशल सिस्टम का रहा है, सामाजिक व्यवस्था का। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था का रहा है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो इनका प्रकार्यवाद का है, फंक्शनलिज्म पर जो इन्होंने काम किया है। और इसके अलावा सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन का नाम आएगा। ठीक है, सामाजिक क्रिया, ये तीन महत्वपूर्ण प्रकार इनके हम कह सकते हैं कार्य है जो कि समाजशास्त्र में जाने जाते हैं। इसके अलावा प्रतिमान चर की बात की है, प्रतिमान चर है। इसके ये जो अवधारणा है ये भी पार्सन्स के द्वारा दी गई है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है निम्न में से समाजशास्त्रीय अवधारणा का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए नहीं है यह बताना है। देखिए यहाँ पर अगस्त कॉम्ट, वर्स्टहन है, मैक्स वेबर, आइडियल टाइप, आदर्श प्रारूप है, स्पेंसर का उद्विकासी सिद्धांत, दुर्खीम का सामाजिक तथ्य। यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए। आप सभी जानते हैं वर्स्टहन की बात कॉम्ट द्वारा नहीं की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, वेबर के द्वारा की गई थी। वेबर ने सामाजिक अगर हम कहें कि एक सेकेंड, ठीक है, ये किसका यहाँ पर क्या होगा, वेबर होगा। ठीक है, इन्होंने सामाजिक क्रिया की बात की थी। ठीक है, सोशल एक्शन की बात की थी वेबर ने, और उस सामाजिक क्रिया के अध्ययन के लिए, ठीक है, सामाजिक क्रिया के अध्ययन जो पद्धति बताई थी, ये दो पद्धतियां बताई थी उन्होंने। एक तो वर्स्टहन है और दूसरा आइडियल टाइप है। किसने बताई थी, मैक्स वेबर ने बताई थी। ठीक है, मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है ये सोशल एक्शन को बताया था। सामाजिक क्रिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सामाजिक क्रिया के प्रकार कितने इन्होंने बताए हैं, 4 बताए हैं। पहला यहाँ पर क्या हो जाएगा, तार्किक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, पहला यहाँ पर तार्किक क्रिया हो जाएगी। दूसरी क्रिया यहाँ पर मूल्यांकनात्मक हो जाएगी। ठीक है, दूसरी क्रिया यहाँ पर मूल्यांकनात्मक हो जाएगी, मूल्यांकनात्मक क्रिया। तीसरी हो जाएगी भावात्मक। ठीक है, तीसरी यहाँ पर क्या हो जाएगी, भावात्मक क्रिया हो जाएगी। और चौथी क्रिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर परंपरागत क्रिया हो जाएगी। ठीक है, चौथी यहाँ पर क्या हो जाएगी, परंपरागत क्रिया हो जाएगी। और ये सही क्रम में आपको यहाँ पर बताया गया है, इसे ऐसे ही आपको याद रखना है। सही क्रम में भी प्रश्न लगाने को पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है निम्न समाजशास्त्रियों में से कौन अपने देश से सुमेलित नहीं है। अगस्त कॉम्ट, फ्रांस, इमाइल दुर्खीम, इंग्लैंड, कार्ल मार्क्स, जर्मनी, मैक्स वेबर, जर्मनी। तो यहाँ पर बताना है कौन से अपने देश से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगस्त कॉम्ट फ्रांस से थे, कार्ल मार्क्स जर्मनी, मैक्स वेबर भी जर्मनी से थे। लेकिन इंग्लैंड जो अगर हम बात करते हैं इमाइल दुर्खीम का, तो ये इंग्लैंड से नहीं थे। ठीक है, इनका संबंध इंग्लैंड से नहीं था। कहाँ से संबंध था इनका, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, उस समाजशास्त्री का नाम बताए जिन्होंने अपने अध्ययन में भारत विद्या परिप्रेक्ष्य का अनुसरण किया। एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. गुरिये, एस.सी. दुबे, योगेंद्र सिंह, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। बताएं भारत विद्या परिप्रेक्ष्य का अनुसरण किया है, ये यहाँ पर बताएं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. गुरिये, एस.सी. दुबे, योगेंद्र सिंह, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा।
एम एन श्रीनिवास, जी एस घुरिये, एस सी दुबे, योगेंद्र सिंह यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर जी एस घुरिये होगा, जी एस घुरिये ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनके अगर हम पुस्तकों के बारे में बात करते हैं तो एक इनकी पुस्तक है द शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ इंडिया, द शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ इंडिया है, ये इनकी पुस्तक हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंडियन साधुस की, ठीक है, इंडियन साधुस हो जाएगी। एक पुस्तक आती है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है, ये 1961 में आती है। ठीक है, इस पे उन्होंने इस पुस्तक पर किसकी बात की थी? जाति व्यवस्था की बात की थी, कास्ट सिस्टम की व्यवस्थित तरीके से, जाति व्यवस्था पर सर्वप्रथम, ठीक है, सबसे पहले जो व्यवस्थित वर्णन है वो किसके द्वारा किया गया था? घुरिये के द्वारा किया गया था। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अक्सर एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन किसकी है? इंडियन साधुस से बुक पूछी जा चुकी है। द शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ इंडिया, ये सभी पुस्तकें एग्जाम्स में आ चुकी है। जाति व्यवस्था पर सर्वप्रथम व्यवस्थित वर्णन, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे जी एस घुरिये के द्वारा किया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है। ऑप्शंस में यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर, कॉल मैनहीम, अगस्त कॉम्ट, एल.टी. हॉबहाउस यहाँ पर दिया गया है। समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है, यह किसका कहना था? समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है, ये किसका कहना था? अगस्त कॉम्ट का कहना था। और अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र से पहले सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था, और समाजशास्त्र का प्रयोग इन्होंने 1838 में किया था। ठीक है, समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग इन्होंने 1838 में किया था, इसे भी आप याद रखेंगे। अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के क्या हैं? जनक हैं। ठीक है, इनकी अवधारणाओं की अगर हम बात करें तो इन्होंने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी है। ठीक है, ज्ञान के 3 नियम बताए हैं, ज्ञान के 3 नियम, ये इनकी अवधारणा है, या अगर हम कहें अवस्था, ठीक है, अवस्थाएं, इस तरह से प्रश्न एग्जाम्स में पूछा जाता है। प्रत्यक्षवाद हो जाएगा, ज्ञान के 3 नियम हो जाएगा, और इसके अलावा विज्ञान का वर्गीकरण। ठीक है, विज्ञान का वर्गीकरण, सामाजिक स्थैतिकीय, सामाजिक स्थैतिकीय और सामाजिक गतिकीय, इसकी बात इन्होंने की है। ठीक है, इन अवधारणाओं को आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं निम्न भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने प्रतीकों का अध्ययन प्रस्तुत किया? बी आर चौहान, राधा कमल मुखर्जी, एम एन श्रीनिवास, जी एस घुरिये, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। निम्न समाजशास्त्रियों में से किसने प्रतीकों का अध्ययन प्रस्तुत किया? बताएं। बी आर चौहान, राधा कमल मुखर्जी, एम एन श्रीनिवास, जी एस घुरिये, यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं। यहाँ पर राधा कमल मुखर्जी हो जाएगा। ठीक है, राधा कमल मुखर्जी हो जाएगा। इनकी पुस्तकों की अगर हम बात करते हैं तो एक पुस्तक है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज हो जाएगा। 1949 में आती है पुस्तक, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज हो जाएगा। फिर इसके अलावा द डायनेमिक्स, ठीक है, द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स, ये हो जाएगी, ये 1951 में आती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक पुस्तक है इनकी मैन एंड हीज हैबिटेशन। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, ये इनकी पुस्तक हो जाएगी। इंडियन वर्किंग क्लास, ये भी है। ठीक है, इंडियन वर्किंग क्लास, ठीक है, इसे याद रखेंगे। ये पुस्तकें इनकी है, इंडियन वर्किंग क्लास, मैन एंड हीज हैबिटेशन है, द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स है, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज हो जाएगी। और इन्होंने मूल्यों के 2 प्रकार बताए थे। ठीक है, मूल्यों के अगर हम प्रकार की बात करें तो 2 तरह के मूल्य बताए थे, साधन मूल्य और साध्य मूल्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, बहुआयामी पद्धति को सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए किसने प्रतिपादित किया? राधा कमल मुखर्जी, माल्थस, ड्यूमो, एस फ्राइड, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। बहुआयामी पद्धति को सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए किसने प्रतिपादित किया?
यहाँ पर राइट क्या होगा? यहाँ पर राधा कमल मुखर्जी होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न है किसने लिखा कि समाज स्वतः स्फूर्त है? रेडक्लिफ ब्राउन, इमाइल दुर्खीम, सेंट साइमन, अगस्त कॉम्ट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाज स्वतः स्फूर्त है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? समाज स्वतः स्फूर्त है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? इमाइल दुर्खीम के द्वारा। समाज की उत्पत्ति स्वतः हुई है। और इमाइल दुर्खीम की यहाँ पर अवधारणाओं की बात करते हैं तो सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा, ठीक है, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा इन्होंने दी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। सामाजिक तथ्य की अवधारणा इनकी हो जाएगी सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत हो जाएगा, सामाजिक श्रम विभाजन, ठीक है, सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। और इसके अलावा आत्महत्या का जो सिद्धांत है वो भी इन्होंने दिया है, जिसमें आत्महत्या के दो प्रकार बताए हैं। सामाजिक एकता, जिसमें दो तरह की एकताओं के बारे में बात की गई है इनके द्वारा, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता है। टोटेमवाद की भी बात इन्होंने की है, ठीक है, टोटेमवाद की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है, ठीक है। इन बातों को ध्यान में रखेंगे। धर्म का सामाजिक सिद्धांत, ठीक है, धर्म का सामाजिक सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया है, दुर्खीम के द्वारा, ठीक है। चलिए, ये जो समाज है, सोसाइटी है, दुर्खीम समाज को, सोसाइटी को सर्वोच्च उच्च स्थान पर रखते हैं और व्यक्ति को निम्न स्थान पर रखते हैं। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? वर्ग संघर्ष, सामाजिक सुधार, राजनीतिक परिवर्तन, औद्योगिक क्रांति यहाँ पर दिया गया है। मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण पूछा जा रहा है तो ये यहाँ पर वर्ग संघर्ष हो जाएगा, ठीक है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। कार्ल मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है, ठीक है, आर्थिक निर्धारणवादी में कार्ल मार्क्स का नाम आता है, ठीक है, आर्थिक निर्धारणवादी में। और इन्होंने संरचना के दो प्रकार बताए थे, ठीक है, स्ट्रक्चर के दो टाइप्स बताए थे इन्होंने, अधोसंरचना, ठीक है, अधोसंरचना और अधिसंरचना। और इनका स्टेटमेंट आता है देखिए, अधोसंरचना में या अर्थ के जो उत्पादन के साधन हैं, ठीक है, उत्पादन की जो प्रणालियां हैं, इन सभी की बात करते हैं। अधिसंरचना में सामाजिक राजनीतिक जो संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, इन सभी को अधिसंरचना में रखते हैं। और इनका कहना था अधोसंरचना ही क्या करती है? अधिसंरचना को निर्धारित करती है। अधोसंरचना में परिवर्तन अधिसंरचना में परिवर्तन लेकर आता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, किसने कास्ट एंड रेस इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? ल्यूड्यूमो, एम एन श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिये। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये किसकी पुस्तक है? कास्ट एंड रेस इन इंडिया जी.एस. घुरिये की है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रभु जाति की अवधारणा की आलोचना को अपने लेख में प्रस्तुत किया? सुरजीत सिन्हा, एस.सी. दुबे, आर के रॉय बर्मन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? बताएं यहाँ पर राइट क्या होगा? प्रभु जाति की अवधारणा की आलोचना को अपने लेख में किसने प्रस्तुत किया? अगर हम बात करते हैं प्रभु जाति की अवधारणा की, तो इस अवधारणा के जनक कौन है? ठीक है, प्रभु जाति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? एम एन श्रीनिवास के द्वारा दी गई थी, ठीक है, एम एन श्रीनिवास ने प्रभु जाति की अवधारणा दी थी। अच्छा, प्रभु जाति के किसे हम प्रभु जाति कहेंगे? इसके लक्षण क्या है, या अगर हम कहें कि इसकी विशेषताएं क्या है प्रभु जाति की, तो एम एन श्रीनिवास ने तीन मुख्य बताई थी इसकी विशेषताएं या लक्षण। पहली तो इन्होंने जनसंख्यात्मक शक्ति को बताया, ठीक है, जनसंख्यात्मक शक्ति बताया। दूसरा इन्होंने आर्थिक शक्ति को बताया था। दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर्थिक शक्ति हो जाएगा, जनसंख्यात्मक है, आर्थिक शक्ति है। और तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राजनीतिक शक्ति, ठीक है, तीसरा यहाँ पर क्या होगा? राजनीतिक शक्ति होगा। अब जनसंख्यात्मक शक्ति से तात्पर्य था श्रीनिवास का कि वो जाति संख्या में ज़्यादा होनी चाहिए। आर्थिक शक्ति में भूभाग से संबंधित था, संबंध था इनका कि उसके पास भूमि ज़्यादा होनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में। और राजनीतिक शक्ति से तात्पर्य था उस जाति का, उस समाज या उस समुदाय में प्रभुत्व होना चाहिए, दबदबा होना चाहिए। तो ये जो तीन लक्षण हैं, ये किसी भी हमें जाति में देखने को
मिलेंगे तो उसे इन्होंने श्रीनिवास ने कहा वो डोमिनेंट कास्ट है, प्रभु जाति या प्रभुत्व या प्रभावी जाति है। और इस जाति की जो आलोचना है, ठीक है, प्रभु जाति की आलोचना अगर पूछा जाता है, आलोचना किसके द्वारा की गई है, तो आलोचना जो है ये किसके द्वारा की गई थी, एससी दुबे के द्वारा की गई थी। आलोचना किसने की है, एससी दुबे ने की है। आलोचना करके इन्होंने प्रभु व्यक्ति की अवधारणा दी थी, ठीक है, प्रभु व्यक्ति की अवधारणा दी गई थी एससी दुबे के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्यामा चरण दुबे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है पॉजिटिव फिलॉसफी के लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस है। पॉजिटिव फिलॉसफी बुक है और ये पुस्तक किसकी हो जाएगी, अगस्त कॉम्ट की हो जाएगी। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मैक्स वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत विश्व के कितने धर्मों को चुना, 6, 8, 4, 7 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बताएं। मैक्स वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत विश्व के कितने धर्मों को चुना था। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और मैक्स वेबर की अगर हम बात करें तो इन्होंने सामाजिक क्रिया की बात की है, ठीक है, सामाजिक क्रिया की बात की। सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए थे, 4 प्रकार बताए थे, ठीक है। इसके अलावा शक्ति व सत्ता की भी बात की थी। शक्ति व सत्ता की अवधारणा भी मैक्स वेबर के द्वारा दी गई है, जिसमें 3 तरह की शक्ति व सत्ता की बात की गई है। नौकरशाही, ठीक है, नौकरशाही की बात भी किसके द्वारा की गई है, नौकरशाही की बात भी मैक्स वेबर के द्वारा की गई है। और नौकरशाही में अलगाव की बात किसने की है, तो यहाँ पर भी किसका नाम आएगा, वेबर का आएगा। मैक्स वेबर ने नौकरशाही में अलगाव की बात की थी, इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आगे देखते हैं। प्रश्न है मूल्यों की सामाजिक संरचना निम्न में से किसकी कृति है, इरावती कार्वे, राधा कमल मुखर्जी, एम एन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। मूल्यों की सामाजिक संरचना ये किसकी पुस्तक हो जाएगी, ये राधा कमल मुखर्जी की हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है, 4, 6, 8, 10 यहाँ पर दिए गए हैं। बताएं सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए थे, कितने बताए थे, 4 बताए थे। ये कौन कौन से हैं, पहली की अगर हम बात करें तार्किक क्रिया, ठीक है, पहली क्या हो जाएगी, तार्किक क्रिया हो जाएगी। दूसरी क्रिया यहाँ पर मूल्यांकनात्मक है, ठीक है, मूल्यांकनात्मक क्रिया है। तीसरी यहाँ पर भावात्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है, भावात्मक क्रिया। और चौथी यहाँ पर परंपरागत क्रिया हो जाएगी। चौथी यहाँ पर क्या होगी, परंपरागत क्रिया हो जाएगी। ये सही क्रम में आपको यहाँ पर बताया गया, इसे सही क्रम में ऐसे ही याद करना है, सही क्रम में भी लगाने को आता है। और सामाजिक क्रिया को समाज शास्त्र की विषय वस्तु बताया था, ठीक है, याद रखेंगे। समाज शास्त्र की विषय वस्तु वेबर किसको बताते हैं, समाज शास्त्र की विषय वस्तु किसे बताते हैं, ये सोशल एक्शन को बताते हैं, सामाजिक क्रिया को बताते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है प्रघटना शास्त्र के प्रवर्तक कौन है, पार्सन्स, एडमंड हर्सल, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। प्रघटना शास्त्र के प्रवर्तक यानी कि जनक की बात यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर राइट क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडमंड हर्सल हो जाएगा, ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। और समाज शास्त्र में किसने प्रयोग किया था, या समाज शास्त्र में प्रघटना शास्त्र के जनक कौन हो जाएंगे, अगर इस तरह से पूछा जाए तो आप याद रखेंगे शुट्स को, ठीक है, शुट्स ने किया था, शुट्स, ठीक है, इनका नाम आप याद रखेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर सामाजिक उद्विकास के जनक है, सामाजिक उद्विकास वाद का जो सिद्धांत है, सामाजिक उद्विकासवाद का जो सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया है, ये किसके द्वारा दिया गया है, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया है। आगे देखते हैं। प्रश्न है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से किसका नाम संबंधित है, पीटर एच मान, पीवी यंग, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, सीए मोजर यहाँ पर दिया गया है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, यहाँ पर राइट आंसर जॉर्ज हर्बर्ट मीड हो जाएगा। इनकी पुस्तक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, ये इनकी पुस्तक है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। भूमिका निर्वहन, इसके अलावा आई एंड मी का कॉन्सेप्ट भी इनके द्वारा दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न है नौकरशाही का आदर्श प्रारूप किसने प्रस्तुत किया, मैक्स वेबर, पार्सन्स, इमानुएल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। नौकरशाही का
आदर्श प्रारूप किसने प्रस्तुत किया? अभी आपको क्लास में बताया गया। नौकरशाही का सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स वेबर ने दिया था। और इस नौकरशाही में अलगाव की बात की थी, ठीक है, अलगाव की बात की थी इस नौकरशाही में, इसे भी आप याद रखेंगे। आगे यहाँ पर देखिए, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के प्रतिपादक पूछे जा रहे हैं। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्ग संघर्ष का, क्लास कॉन्फ्लिक्ट का सिद्धांत किसका है? कार्ल मार्क्स का है। दास कैपिटल इनकी पुस्तक हो जाएगी, दास कैपिटल, ठीक है, दास कैपिटल इनकी पुस्तक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भारतीय समाज के अध्ययन में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का किसने प्रयोग किया? AR देसाई, रामकृष्ण मुखर्जी, SC दुबे, DP मुखर्जी यहाँ पर ऑप्शंस हैं। भारतीय समाज के अध्ययन में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का किसने प्रयोग किया? यहाँ पर राइट क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय समाज के अध्ययन में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का किसने प्रयोग किया? यहाँ पर राइट आंसर श्यामाचरण दुबे हो जाएगा। श्यामाचरण दुबे ने कमार जनजाति का अध्ययन किया था, ठीक है, कमार जनजाति का अध्ययन किसने किया था? श्यामाचरण दुबे ने किया था। और शामीर पेट, ठीक है, शामीर पेट पर भी इनका अध्ययन रहा है SC दुबे का। और इसके अलावा इन्होंने बहुल परंपरा, ठीक है, बहुल परंपरा की अवधारणा दी है, बहुल परंपरा। और इसके अलावा प्रभु व्यक्ति की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है, दुबे के द्वारा, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है, सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन है? इमाइल दुर्खीम, RK मर्टन, पार्सन्स हीगल, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। बताएं, सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? RK मर्टन, ठीक है, RK मर्टन है, ठीक है। RK मर्टन ने भूमिका संघर्ष, प्रस्थिति सकुल, ये जिसे हम कहते हैं स्टेटस सेट, है ना, ये कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया है। इसके अलावा प्रस्थिति प्रतिमान हो जाएगा, ठीक है, मध्य अभिसीमा का सिद्धांत हो जाएगा, मध्य अभिसीमा का सिद्धांत, ठीक है, मध्य अभिसीमा का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया। विचलन का कारण इन्होंने सोसाइटी को माना है, ठीक है, विचलन का कारण, ठीक है, विचलन का कारण किसको माना है? सोसाइटी को माना है, ठीक है, मर्टन ने। चलिए अब यहाँ पर देखिए, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? रेडक्लिफ ब्राउन, RK मर्टन, SF नाडेल, PA सोरोकिन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ये किसकी हो जाएगी? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ये पुस्तक किसकी हो जाएगी? ब्राउन, RK मर्टन, नाडेल, सोरोकिन। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? रेडक्लिफ ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचना की अगर हम बात करें तो संरचना के दो प्रकार बताए थे। एक तो इन्होंने समान संरचना बताया, ठीक है, समान संरचना बताया है, और दूसरा इन्होंने वास्तविक संरचना की बात की है। समान संरचना और दूसरा यहाँ पर वास्तविक संरचना हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रश्न है, किसने मिडिल रेंज थ्योरी की अवधारणा दी? अभी आपको बताया था, मध्य अभिसीमा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? RK मर्टन के द्वारा दिया गया है। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ समूहों के बीच अंतर किसने स्थापित किया? फ्रेजर, रेडक्लिफ ब्राउन, RK मर्टन, रेमंड एरोन, यहाँ पर दिया गया है। सकारात्मक नकारात्मक संदर्भ समूहों के बीच में अंतर किसने किया? अच्छा, आपको ये बताना है सकारात्मक और नकारात्मक संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी है, ठीक है, अवधारणा किसने दी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको कई बार ये क्लासेस में बताया जा चुका है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? RK मर्टन। और मर्टन ने, याद रखेंगे आप, अगर पूछा जाता है संदर्भ समूह, ठीक है, संदर्भ समूह का सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग या हम कहें वर्णन किसने किया है, तो उसमें हाइमन का नाम आएगा, ठीक है, किसका नाम आएगा? हाइमन का आएगा। समाजशास्त्र में पूछा जाता है, ठीक है, सोशियोलॉजी में पूछा जाता है, सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, ठीक है, समाजशास्त्र में सर्वप्रथम वर्णन या प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, तब वहां पर मर्टन का नाम आएगा। और संदर्भ समूह, ठीक है, इसके संदर्भ समूह के आधार इन्होंने दो बताए थे, ठीक है, संदर्भ समूह के निर्धारण के दो आधार इन्होंने बताए थे। एक तो इन्होंने आकांक्षा को बताया था, और दूसरा इन्होंने तुलनात्मक अभाव बोध को बताया था।
या अगर हम कहें सापेक्ष वंचना, सापेक्षिक वंचना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक के लेखक कौन है? अल्फ्रेड शुर्स, एमाइल दुर्कीम, पीटर बर्जर, हेमरमास। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड ये किसकी पुस्तक हो जाएगी? रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, अल्फ्रेड शुर्स, दुर्कीम, पीटर बर्जर, हेबरमास। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर ये पुस्तक दुर्कीम की हो जाएगी, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा एक इनकी पुस्तक है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये हो जाएगी एक इनकी पुस्तक। इसके अलावा सुसाइड है, ठीक है, सुसाइड है, ये इनकी पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। एक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ठीक है, ये हो जाएगी इनकी पुस्तकें। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, एजुकेशन एंड सोशोलॉजी भी है एक, एजुकेशन एंड सोशोलॉजी भी है। ठीक है, दुर्कीम की पुस्तकें। आगे देखिए, प्रश्न है इंटरनेट का सर्वोत्तम प्रयोग जो विश्व भर में जाना जाता है कहलाता है? आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, वर्ल्ड वाइड वेब है, वेबकैम यहाँ पर दिया गया है। इंटरनेट का सर्वोत्तम प्रयोग जो विश्व भर में जाना जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न देखिए, यहाँ पर उस अवधारणा का नाम बताना है जिसे एम.एन. श्रीनिवास ने निम्न जातियों में होने वाले परिवर्तन के संदर्भ में प्रयुक्त किया था। यहाँ पर अवधारणाएं दी गई हैं आधुनिकीकरण, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण। बताएं, आधुनिकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर संस्कृतिकरण हो जाएगा। अच्छा, संस्कृतिकरण कैसी प्रक्रिया है? तो इसमें कोई भी निम्न हिंदू जाति या जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति के रीति रिवाज, उनकी जो प्रथाएं हैं, जीवन शैली है, कर्मकांड है, उन पद्धतियों का अनुकरण कई वर्षों तक करती है, कई पीढ़ियों तक करती है, ताकि उनका जाति पदक्रम में जो स्थान है वह पहले से बेहतर हो सके। यही संस्कृतिकरण की अवधारणा है, यही संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है, और यह अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है उस समाजशास्त्री का नाम बताना है जिसने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक दूरसंचार के प्रयोग से पूरा विश्व एक गांव बन गया है? मार्शल मैक्लुहन, हर्बर्ट मार्क्यूस, हेबरमास, और यहाँ पर मैनुअल कैसल्स यहाँ पर दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक दूरसंचार के प्रयोग से पूरा विश्व एक गांव बन गया है, किसका कहना है? मार्शल मैक्लुहन का कहना है। ऑप्शन ए, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सी पश्चिमीकरण की विशेषता है? आधार्मिक प्रक्रिया, तटस्थ अवधारणा, मूल्यगत अधिमान्यताएं, या फिर उपयुक्त सभी। पश्चिमीकरण की विशेषता पूछा जा रहा है। पश्चिमीकरण की विशेषता यहाँ पर क्या होगी? ये सभी हो जाएगी। ठीक है, ये सभी हो जाएगी। और पश्चिमीकरण की अवधारणा अगर पूछी जाए, अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दी गई थी। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है किसने सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष का उल्लेख किया है? किम्बॉल यंग, कॉल मैनहीम, C.H. कूले, मैक्स वेबर। यहाँ पर दिया गया है सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। यहाँ पर क्या होगा? सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण इस अवधारणा के जनक कौन है? ठीक है, सामाजिक नियंत्रण अवधारणा के जनक कौन थे? E.A. रॉस। ठीक है, E.A. रॉस है। इन्होंने सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम वर्णन किया था। सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण का जो वर्णन है वो इनके द्वारा, E.A. रॉस के द्वारा किया गया था। अच्छा, किस पुस्तक में किया गया था? सोशल कंट्रोल में। और सोशल कंट्रोल ये कब पुस्तक इनकी आती है? 1901 में आती है सोशल कंट्रोल। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। ये सामाजिक नियंत्रण के जनक है। यहाँ पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियंत्रण की बात हो रही है तो यहाँ पर कॉल मैनहीम हो जाएगा। किम्बॉल यंग की बात करें तो किम्बॉल यंग ने दो तरह के नियंत्रण की बात की थी, सकारात्मक नियंत्रण और नकारात्मक नियंत्रण। ठीक है, सकारात्मक नियंत्रण, दूसरा हो जाएगा नकारात्मक नियंत्रण। सकारात्मक नियंत्रण हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर नकारात्मक नियंत्रण हो जाएगा। कूले की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने भी दो तरह के नियंत्रण की बात की थी, चेतन नियंत्रण और अचेतन नियंत्रण। ठीक है,
इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, ये एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन प्राथमिक सामाजिक नियंत्रण का माध्यम है? परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, उपयुक्त सभी। प्राथमिक सामाजिक नियंत्रण का माध्यम पूछा जा रहा है तो ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। और ध्यान रखें, परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, ये 3 उदाहरण किसके आते हैं? प्राथमिक समूह के। ठीक है, प्राथमिक समूह के ये उदाहरण किसने बताए थे? कूले ने बताए थे। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, या इनमें से कौन सा प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है, या ये उदाहरण किसने बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन की अपनी विवेचना में किसने भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति के अंतर को बताया? कार्ल मार्क्स, स्पेंगलर, ऑगबन, स्पेंसर। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? सामाजिक परिवर्तन की अपनी विवेचना में भौतिक अभौतिक संस्कृति के बीच अंतर, या अगर हम कहें संस्कृति के 2 प्रकार, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, ये किसने बताए हैं? ऑगबन ने बताए हैं। और ऑगबन ने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया था। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ऑगबन के द्वारा दिया गया है। सोशल चेंज, ठीक है, सोशल चेंज नाम से इनकी पुस्तक है जो 1922 में आती है। ठीक है, सोशल चेंज इनकी पुस्तक है जो कि 1929 में आती है। बुक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में अभिजात के परिभ्रमण के सिद्धांत को किसने विकसित किया? आप सभी जानते हैं, ये सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत है। अभिजात वर्ग का परिभ्रमण, ये पैरेटो के द्वारा दिया गया है। माइंड एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक है। ठीक है, माइंड एंड सोसाइटी, ये इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, अभी यहाँ पर इन्होंने भ्रांत तर्क की बात भी की है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने सामाजिक उद्विकास के आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत दिया? कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, कार्ल मैनहीम, पीएस सोरोकिन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक उद्विकास के आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये किसका सिद्धांत है, किसके द्वारा दिया गया है? कार्ल मार्क्स के द्वारा। आर्थिक निर्धारणवादी कार्ल मार्क्स कहलाते हैं। और एडम स्मिथ ने सर्वप्रथम, ठीक है, एडम स्मिथ ने सर्वप्रथम श्रम विभाजन की बात की थी। एडम स्मिथ ने सबसे पहले श्रम विभाजन की बात की थी। ठीक है, श्रम विभाजन की बात सबसे पहले एडम स्मिथ ने की थी। और कार्ल मैनहीम की पुस्तक का नाम क्या है? आइडियोलॉजी इन यूटोपिया, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा एक मानता है कि समाज अपनी उत्थानावस्था में संस्कृति और पतनावस्था में सभ्यता होता है? ऑप्शंस में सोरोकिन, टॉयनबी, स्पेंगलर, हर्बर्ट स्पेंसर यहाँ पर दिया गया है, बताएं। समाज अपनी उत्थानावस्था में संस्कृति और पतनावस्था में सभ्यता होता है, ये किसका कहना है? स्पेंगलर का। ठीक है, स्पेंगलर का कहना था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का जनांकीय कारक है? ऑप्शन ए के आप्रवास और उत्प्रवास, प्रौद्योगिकी आविष्कार, औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी वृद्धि, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या में असमानता। जनांकीय कारक पूछा जा रहा है सामाजिक परिवर्तन का, तो यहाँ पर आप्रवास और उत्प्रवास होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने पास्थुमस मॉडर्निटी की अवधारणा दी? फूको है, बोमेन है, दरेदा है, जेमसन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। पास्थुमस मॉडर्निटी ये किसकी हो जाएगी? बोमेन की हो जाएगी। ठीक है, बोमेन की हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, सांस्कृतिक विलंबना। अभी बताया गया सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसका है? कूले, मार्क्स, ऑगबन, अगस्त कॉम्ट दिए हैं। सांस्कृतिक विलंबना की बात किसने की थी? ये सिद्धांत किसका है? ऑगबन का, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन साधन पर निजी स्वामित्व और राज्य स्वामित्व एक साथ होता है उसको कहते हैं। ऑप्शन से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था। बताए, उस अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन साधन पर निजी स्वामित्व और राज्य स्वामित्व एक साथ होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, लिटिल कम्युनिटी, पीजन सोसाइटी एंड कल्चर नामक पुस्तक किसने लिखी? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट रेडफील्ड, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, टी शैनन यहाँ पर हैं। लिटिल कम्युनिटी, पीजन सोसाइटी एंड कल्चर
ये किसकी पुस्तकें हैं? रॉबर्ट रेडफील्ड की हैं। और रॉबर्ट रेडफील्ड की अगर हम अवधारणाओं के बारे में बात करें तो इनकी अवधारणा कृषक समाज की है, ठीक है, कृषक समाज की अवधारणा है। इसके अलावा लघु समुदाय की अवधारणा इन्होंने दी है, लघु समुदाय, ठीक है, लघु समुदाय की अवधारणा इन्होंने दी है। लघु व दीर्घ परंपरा, ठीक है, लघु व दीर्घ परंपरा की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है, लघु व दीर्घ परंपरा है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनके लोक समाज, ठीक है, लोक समाज की अवधारणा हो जाएगी, लोक संस्कृति की हो जाएगी, ठीक है, लोक समाज, लोक संस्कृति, ये सभी अवधारणाएं इनके द्वारा दी गई हैं। आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसने कहा कि मानवीय संबंधों में संघर्ष सदैव विद्यमान रहने वाली प्रक्रिया है? मैकएवर पेज, किंग्सले डेविस, लेविस कोजर, डेरेनड्रॉफ। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। मानवीय संबंधों में संघर्ष सदैव विद्यमान रहने वाली प्रक्रिया है, ये किसका कहना है? ये बात किसने कही है? मानवीय संबंधों में संघर्ष सदैव विद्यमान रहने वाली प्रक्रिया है मैकएवर पेज ने, ठीक है, मैकएवर पेज, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लेविस कोजर की बात करें तो कोजर ने सामाजिक संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था, डेरेनड्रॉफ ने सामाजिक संघर्ष का द्वंद्वात्मक सिद्धांत दिया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने सार्वभौमिकरण और स्थानीकरण की अवधारणा का उपयोग भारतीय समाज के अध्ययन में किया? AR देसाई, DN मजूमदार, MN श्रीनिवास, मैकिम मेरिट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। AR देसाई की अवधारणा राष्ट्रवाद है, ठीक है, राष्ट्रवाद की अवधारणा ये AR देसाई के द्वारा दी गई है। यहाँ पर सार्वभौमिकरण, स्थानीकरण की अवधारणा की बात हो रही है। इसका प्रयोग भारतीय समाज के अध्ययन में किसने किया था? मैकिम मेरिट ने किया था। स्थानिक और सार्वभौमिकरण की अवधारणा मैकिम मेरिट के द्वारा ही दी गई है, ठीक है। और अच्छा बताए, स्थानीकरण और सार्वभौमिकरण की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको क्लासेस में कई बार बताया जा चुका है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषता है? देखिए यहाँ पर विकल्प ए है परंपराओं एवं प्रथाओं का अनुरक्षण, दूसरा है सजातीयता एवं वर्ग चेतना की कमी, तीसरा है ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, एंड ऑप्शन डी ये सभी उपयुक्त सभी। औद्योगिक समाज की विशेषता पूछा जा रहा है। परंपराओं प्रथाओं का अनुरक्षण ये नहीं होगा, सजातीयता वर्ग चेतना की कमी ये भी नहीं होगा, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, ठीक है, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट देखने को हमें मिलेगा, सी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में अवशिष्ट एवं विशिष्ट चालक की अवधारणा किसने दी? वेबलन, पेरेटो, कार्ल मार्क्स, सोरोकिन यहाँ पर है। अवशिष्ट विशिष्ट चालक की बात किसने की थी? पेरेटो ने की थी, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया का नाम ही नगरीकरण है, यह परिभाषा किसकी है? योगेंद्र सिंह, MN श्रीनिवास, बर्गेल है, W मूर यहाँ पर दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के नगरीय क्षेत्रों में बदलने की जो प्रक्रिया है उसका नाम ही नगरीकरण है, किसका कहना है? नगरीकरण की अवधारणा किसने दी है? ठीक है, नगरीकरण की अवधारणा के जनक कौन है? लुई वर्थ है। यहाँ पर EF बर्गेल होगा, ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से रेडफील्ड के द्वारा प्रतिपादित लघु समुदाय की कौन सी विशेषता संबंधित नहीं है? लघु समुदाय की अवधारणा इन्होंने दी थी, 4 विशेषताएं या 4 लक्षण बताए थे, इसमें से कौन सा एक नहीं है ये बताना है। लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता की बात की थी, विजातीयता की बात नहीं की थी, यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गांव को लघु समुदाय का उदाहरण बताया था, कहा था गांव लघु समुदाय है, ठीक है, गांव क्या है? लघु समुदाय है। गांव में उन्होंने ये 4 विशेषताएं देखने को मिली थी, इस वजह से उन्होंने गांव को लघु समुदाय कहा था। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसने लिखा कि सामाजिक वर्ग वस्तुतः समूह है, वे अपेक्षाकृत खुले होते हैं, बंद नहीं। ऑप्शन देख लीजिए, श्रीनिवास है, FG बेली है, TB बोटोमोर है, आंद्रे बेत्ते यहाँ पर दिया गया है। सामाजिक वर्ग वस्तुतः समूह है, अपेक्षाकृत खुले होते हैं, बंद नहीं होते, बताए। सामाजिक वर्ग वस्तुतः समूह है, अपेक्षाकृत खुले होते हैं, बंद नहीं होते। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? FG बेली, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, पिछली जाति जनगणना किस वर्ष में हुई थी? पिछली जो जनगणना हुई है, जाति जनगणना, वो किस वर्ष में हुई थी? 2011 में, 2011, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, प्रभु जाति की अवधारणा, अभी आपको इसी क्लास में बताया गया, प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी थी? श्रीनिवास ने दी थी, ठीक है, श्रीनिवास की ये अवधारणा है। अब यहाँ पर देखिए, धर्मनिरपेक्षीकरण की भारतीय सोच में शामिल है। ऑप्शन देखिए, धार्मिक विश्वासों और व्यवहारों का ह्रास से योग्यता अनुरूप प्रतिफल का सिद्धांत,
धर्म से नैतिकता और शिक्षा का बिलगाम, सर्वधर्म संभाव, धर्म निरपेक्षीकरण की अवधारणा। ठीक है, अच्छा अब ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा, एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। इसमें सर्वधर्म संभाव होगा, यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। अब ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, बताएं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये किसकी पुस्तक है? मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये किसकी हो जाएगी? पीएच प्रभु, केएम कपाड़िया, डीएन मजूमदार, इरावती कार्वे यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर हम पीएच प्रभु की बात करते हैं, ठीक है, इनकी पुस्तक है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये इनकी पुस्तक हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें एक और पुस्तक है इनकी, इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, ये किसकी पुस्तक है? अभी आपको बताई गई हैं पीएच प्रभु की। कपाड़िया की बात करें तो एक तो मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया है और इसके अलावा हिंदू किनशिप है। ठीक है, हिंदू किनशिप है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। मजूमदार की अगर हम बात करें तो कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज, इनकी हो जाएगी कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। इरावती कार्वे की बात करें तो इनकी एक हिंदू सोसाइटी है, हिंदू सोसाइटी हो जाएगी। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, ये इनकी पुस्तक हो जाएगी, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये किसकी हो जाएगी? मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये कपाड़िया की हो जाएगी बुक, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है किस धर्म में विवाह को एक संविदा माना जाता है? संविदा यानी कि समझौता, तो यहाँ पर इस्लाम धर्म होगा। ठीक है, इस्लाम होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है पश्चिमी समाज में संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण क्या है? संस्कृतिकरण, औद्योगिकीकरण, भौतिकवाद, आत्मनिर्भरता यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर औद्योगिकीकरण होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसने कहा कि भारत में जाति सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है? राम मनोहर लोहिया, बी.आर. अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। भारत में जाति सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है, ये किसका कहना है? जयप्रकाश नारायण का कहना है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है हिंदू विवाह कानून के अनुसार विवाह है, यहाँ पर देखिए ऑप्शंस, एक पवित्र संस्कार, एक रारनामा, एक औपचारिक व्यवस्था या फिर एक सामाजिक पर्व। हिंदू विवाह कानून के अनुसार विवाह क्या है? विवाह क्या है? एक पवित्र संस्कार है। ठीक है, एक पवित्र संस्कार है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर देखिए शब्द कास्टा किस भाषा का है? पुर्तगाली, यूनानी, जर्मन, लैटिन। कास्टा किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली शब्द है कास्टा, जिससे कास्ट शब्द की उत्पत्ति हुई है जाति की। ठीक है, और जाति का सबसे पहले पता किसने लगाया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और कब। ठीक है, किसने और कब लगाया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सा अंतर विवाह का एक उदाहरण है? ऑप्शन देखिए अपनी ही जाति में विवाह, अपनी ही उपजाति में विवाह, किसी भी जाति में विवाह या फिर उच्च जाति में विवाह। अंतर विवाह का उदाहरण पूछा जा रहा है, तो अंतर विवाह किसे कहते हैं? जब अपनी ही जाति में विवाह होता है तो ऐसे विवाह को हम अंतर विवाह कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है लघु और वृहद परंपरा शब्द को व्यक्त किसने किया? आप सभी जानते हैं लिटिल ट्रेडिशन एंड अ ग्रेट ट्रेडिशन का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। और एस.सी. दुबे ने रॉबर्ट रेडफील्ड के इस अवधारणा का, लघु और वृहद परंपरा की अवधारणा का खंडन करते हुए बहुल परंपरा की अवधारणा दी थी। ठीक है, बहुल परंपरा की अवधारणा दी थी, जिसमें इन्होंने 6 तरह की परंपराओं की बात की थी। इन्हें भी देख लेते हैं। एक तो इन्होंने राष्ट्रीय परंपरा कहा था। ठीक है, एक राष्ट्रीय परंपरा हो जाएगा,
दूसरी इनकी परंपरा हो जाएगी प्रादेशिक, दूसरी इनकी क्या हो जाएगी, प्रादेशिक हो जाएगी। राष्ट्रीय परंपरा है, प्रादेशिक परंपरा है। तीसरी यहाँ पर स्थानीय परंपरा हो जाएगी, स्थानीय परंपरा, ठीक है, स्थानीय परंपरा हो जाएगी। चौथी यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा हो जाएगी, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा हो जाएगी, ठीक है, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा हो गई। और फिर 5वें नंबर पर इनकी आती है शास्त्रीय परंपरा, ठीक है, शास्त्रों में जिनका वर्णन है, शास्त्रीय परंपरा हो जाएगी। और इसके अलावा लास्ट में 6ठे नंबर पर आती है पश्चिमी परंपरा, ठीक है, पश्चिमी परंपरा, फादर्स डे, मदर डे, ठीक है, ये सभी आ जाएंगे वेस्टर्न कल्चर में, ठीक है। इनको आपको याद रखना है। पूछा जाता है इनमें से किन परंपराओं की दुबे ने बात की है या किन की बात नहीं की है, इस तरह से भी। और डायरेक्टली कॉन्सेप्ट भी पूछ लिया जाता है, बहुल परंपरा की अवधारणा किसने दी है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, दक्षिण भारत में पितृवंशागत संयुक्त परिवार जो कुक्स में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कुला ओका परंपरा या फिर पितरीस। दक्षिण भारत में पितृवंशागत संयुक्त परिवार जो कुक्स में पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, ओक्का कहा जाता है। बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक धर्मनिरपेक्षता का आवश्यक तत्व नहीं है। धार्मिक सहिष्णुता, लौकिकता, जातिवाद, समानता एवं बंधुत्व यहाँ पर दिया गया है। धर्मनिरपेक्षता का आवश्यक तत्व नहीं है, तो देखिए धार्मिक सहिष्णुता, लौकिकता, समानता और बंधुत्व होगा, जातिवाद नहीं होगा। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जाति का प्रजाति सिद्धांत किसने दिया। डी.एन. मजूमदार, घुरिये, रिजले, हट्टन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। जाति का प्रजाति सिद्धांत किसने दिया है, रिजले ने दिया है, ठीक है, किसने दिया है, रिजले ने दिया है। यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। प्रश्न है, प्रभावी जाति की उस विशेषता का उल्लेख करना है जिसे एम.एन. श्रीनिवास ने नहीं बताया। जनसंख्या, शक्ति, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक शक्ति, श्वेत वस्त्र व्यवसाय। अभी आपको इसी क्लास में बताया गया था प्रभावी जाति यानी डोमिनेंट कास्ट के लक्षण या विशेषताएं, 3 जो महत्वपूर्ण बताए थे श्रीनिवास ने, इनमें से कौन सा एक नहीं है। देखिए, एक तो जनसंख्यात्मक शक्ति यानी कि वो जनसंख्या में ज्यादा होनी चाहिए जाति। दूसरा आर्थिक शक्ति से तात्पर्य था कि उसके पास जो लैंड है, भूभाग है, वो ज्यादा होनी चाहिए। राजनीतिक शक्ति से तात्पर्य है यहाँ पर कि उस जाति का क्या होना चाहिए, दबदबा होना चाहिए, प्रभुत्व होना चाहिए। यहाँ पर श्वेत वस्त्र व्यवसाय की उन्होंने बात नहीं की है, तो यहाँ पर क्या होगा, डी राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए, परंपरागत जजमानी व्यवस्था में कमीन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। उच्च जाति, प्रभावी जाति, सेवादार जाति, मध्यम जाति यहाँ पर दिया गया है। जजमानी व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो इस अवधारणा के जनक कौन है, ठीक है, जनक कौन है, विलियम वाइजर, ठीक है, विलियम वाइजर ने ही सबसे पहले जजमानी व्यवस्था की बात की थी। किस पुस्तक में, द हिंदू जजमानी सिस्टम में। द हिंदू जजमानी सिस्टम, द हिंदू जजमानी सिस्टम है जिसमें इन्होंने बात की है जजमानी सिस्टम की। 1936 में इनकी पुस्तक आती है, ठीक है। और जजमानी व्यवस्था को इन्होंने प्रकार्यात्मक संस्था बताया था, ठीक है, प्रकार्यात्मक संस्था है, ये वाइजर का कहना था, ठीक है। कहाँ पर अध्ययन रहा है जजमानी व्यवस्था से संबंधित, करीमपुर पर, ये यूपी का है गांव करीमपुर, उस पर इन्होंने अध्ययन किया था वाइजर ने। यहाँ पर कमीन शब्द का जो प्रयोग है ये सेवादार जाति के लिए किया जाता है, ठीक है, सेवादार जाति के लिए कमीन शब्द का प्रयोग किया जाता है। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने एक पंचायती राज्य की असफलता के लिए उत्तरदायी कारक बताया। यहाँ पर शैक्षिक विकास है, धर्मनिरपेक्षता, स्थानीय नियोजन, भ्रष्ट नौकरशाही है। पंचायती राज्य की असफलता का पूछा जा रहा है, ठीक है, पंचायती राज्य की असफलता का कारण। अच्छा, अगर हम पंचायती राज्य व्यवस्था की बात करें तो इसकी अगर हम बात करते हैं, इसका जो वर्णन है ना, संविधान के किस संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। 73वां संविधान संशोधन है, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है। अधिनियम कौन सा है, ये वर्ष भी पूछ लिया जाता है अधिनियम का। अधिनियम कब था, कौन सा था, 1992, ठीक है, 1992। 73वां संशोधन भी पूछा जाता है, कौन सा था, 73वां संविधान संशोधन था, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। अनुसूची की बात करते हैं, अनुसूची कौन सी जोड़ी गई है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, तो 11वीं अनुसूची थी, ठीक है, 11वीं अनुसूची थी जिसमें टोटल 29 विषय पंचायती राज व्यवस्था से रखे गए थे, ठीक है, 29 विषय रखे गए थे, इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर भ्रष्ट नौकरशाही होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, किसने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक लिखी। के.एम. कपाड़िया, इरावती कार्वे, पी.एच. प्रभु, जी.एस. घुरिये, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया
इंडिया। तो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ये किसकी पुस्तक हो जाएगी, इरावती कार्वे की हो जाएगी, बी यहाँ पर राइट है। आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन जाति के लिए सही नहीं है। ऑप्शन देखिए, जाति व्यवस्था में भोजन पर प्रतिबंध पाए जाते हैं, जाति व्यवस्था जन पर आधारित है, जाति व्यवस्था में संस्करण पाया जाता है, या फिर जाति व्यवस्था में संस्करण नहीं पाया जाता। चलिए बताएं यहाँ पर राइट का क्या होगा, यहाँ पर राइट बताएं। यहाँ पर देखिए जाति व्यवस्था में भोजन संबंधी प्रतिबंध है, जो जाति व्यवस्था कास्ट सिस्टम है जन पर आधारित है, स्ट्रैटिफिकेशन पाया जाता है, स्ट्रैटिफिकेशन नहीं पाया जाता है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को मिटाने के लिए इसे यानी अस्पृश्यता को अपराध बताया गया है। तो यहाँ पर अनुच्छेद देखिए 15, 26, 16, 17 यहाँ पर दिए गए। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम क्रियान्वित किया। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। बताएं यहाँ पर राइट क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले राजस्थान, ठीक है, 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से लागू किया गया था। नागौर जिला है राजस्थान का, ठीक है, वहां से इसे लागू किया गया था। राजस्थान यहाँ लिखा है, ठीक है, वहां से इसे जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, इनके द्वारा लागू किया गया था। सबसे पहला पूछा जा रहा है तो ये राजस्थान हो जाएगा। और पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो इससे संबंधित अगर हम अनुच्छेद की बात करें, कौन सा संविधान संशोधन, तो अभी आपको बताया गया है 73वां संविधान संशोधन है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है, 1992 है। ठीक है, भाग कौन सा जोड़ा गया है, भाग कौन सा जोड़ा गया था, भाग नवा पंचायती राज व्यवस्था से जोड़ा गया है। ठीक है, अनुच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, 243, ठीक है, 243 में इसका वर्णन है। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।